Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay PGT. In this video, we are going to discuss about the first chapter of social science history, nationalism in Europe. This is the second part of this video. In the previous video, we have discussed about the basic introductions of the chapter and the Napoleon Code. And today in this video, we are going to discuss about how nationalism established in Europe and liberal nationalism, conservatism and its related effects. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक फर्स्ट चैप्टर से, यानी अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नेशनलिज्म है वो यूरोप के अंदर किस तरह से स्टैब्लिश हुआ। नेशनलिज्म तो है चैप्टर का नाम, लेकिन यूरोप के अंदर पूरी तरह से किस तरह से नेशनलिज्म स्टैब्लिश हुआ। इसके बाद हमें जानने को मिलेगा दो नई क्लास जो यूरोप के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, अरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। इसके बाद में जो लिबरल कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म क्या है, कंजर्वेटिज्म क्या है, और उससे आगे वाली चीजें। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि हाउ नेशनलिज्म स्टैब्लिश इन यूरोप। ठीक है, सो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से डेवलप हुआ। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है नो मॉडर्न स्टेट। तो यूरोप के अंदर पहले कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं थी। मॉडर्न स्टेट मतलब क्या होता है? मॉडर्न स्टेट मतलब कोई डेमोक्रेटिक वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं था वहां पर यूरोप के अंदर। वही जो पिछले टाइम से जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट चलता आ रहा है यूरोप के अंदर, वही चीजें आपकी कंटिन्यू चलती आ रही थी। कोई भी मॉडर्न कंसेप्ट जो है वहां पर नहीं था, कोई मॉडर्निज्म वहां पर नहीं थी, कोई मॉडर्न स्टेट वहां पर नहीं थी यूरोप के अंदर, कोई मॉडर्न स्टेट नहीं थी। तो आप कह सकते हैं वही कंजर्वेटिव वाला जो सिस्टम है आप कह सकते हैं, या फिर ट्रेडिशन सिस्टम आप कह सकते हैं। ट्रेडिशन सिस्टम या कंजर्वेटिव सिस्टम से आप ये चीज समझ सकते हैं कि जहां पर जो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो हेड है वो राजा हो, मतलब जहां पर मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहां पर कोई किंग रूल करता आ रहा हो, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पहले से चलता हुआ आया हुआ सिस्टम है। और मॉडर्न सिस्टम हम कहते हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको। तो यूरोप के अंदर उस टाइम पर कोई भी मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। वहां पर वही बड़े बड़े किंगडम्स होते थे और उन किंगडम्स का एक राजा होता था, रूलर होता था, जो पूरे किंगडम के ऊपर शासन करता था। तो कोई मॉडर्न सिस्टम नहीं था, किंगडम सिस्टम था। एक आपका पूरा किंगडम है, किंगडम के अंदर राजा है, वो रूल करता आ रहा है। तो जो पहली चीज आपको समझनी है वो ये समझनी है कि मॉडर्न स्टेट नहीं थी, किंगडम थे। अब जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं किंगडम के, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हमने ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर के बारे में पढ़ा था। तो ये ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर क्या है? ये उस टाइम के अंदर यूरोप के अंदर जो एम्पायर्स चल रहे थे, ठीक है, उनमें से ही एक एम्पायर है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे अगर पूछने लग जाए तो एम्पायर कौन सा चल रहा था या किंगडम का नाम अगर हम पूछना चाहें तो जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है दैट इज हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ पे शासन कर रहा था, कौन सी जगह पे शासन कर रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर? ऑस्ट्रो हंगरी। ऑस्ट्रो हंगरी ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका हैब्सबर्ग एम्पायर था। ठीक है, तो ये किंगडम कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो जनरली जो पीपल है उनकी जो लैंग्वेज थी या तो वो जर्मन बोलते थे या इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, या तो जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई इटली लैंग्वेज जो है, इटली की जो भाषा है उसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है, तो ये तो था आपका मॉडर्न सिस्टम, आप कह सकते हैं कि बेसिक रूट कंसेप्ट जो है आपका यूरोप का। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स के जैसे हम कहते हैं कि ये ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने आप कह सकते हैं बिगिनिंग पॉइंट्स थे, जिन्होंने आप कह सकते हैं एक स्टार्टअप दिया कि नेशनलिज्म यूरोप के अंदर किस तरह से स्टैब्लिश हुआ। पहली बात तो वहां पर कोई मॉडर्न सिस्टम नहीं था, कोई मॉडर्न सिस्टम नहीं था, तो वही ट्रेडिशनल सिस्टम चलता आ रहा है, कोई राजा है, महाराजा है, वही शासन कर रहा है पूरे किंगडम्स के ऊपर। ठीक है, वहां के जो लोग हैं वो एक आपस में एक साथ जुड़े नहीं हुए थे। क्योंकि नहीं जुड़े हुए थे, अगर हम एग्जाम्पल लें इंडिया की, अगर मैं इंडिया के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर इतनी सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, आप सब लोग क्या हो, कलेक्टिवली जुड़े हुए हो, आप लोगों की एक कलेक्टिवली आइडेंटिटी है कि आप सबके सामने ये कह सकते हो कि आप इंडियन हो। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि हाँ हम यूपी के हैं। ऑब्वियसली आप अपना स्टेट बाद में रेफर करके बता सकते हैं, लेकिन जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो आपकी इंडियन है।
ठीक है। अगर आप बाहर की किसी कंट्री में विजिट करने जाते हैं, आप यूएस से विजिट करने जा रहे हैं, कोई टूर पे जा रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि आप पर्टिकुलरली यूपी की उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो या हरियाणा की उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। आप लोगों की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि वी आर इंडियन। तो इस तरह की आइडेंटिटी कब मिली आपको, जब आपके देश के अंदर नेशनलिज्म कंसेप्ट आया, ठीक है, राष्ट्रवाद आया। तो यूरोप के अंदर ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कोई मॉडर्न स्टेट वहां पर नहीं थी। जो सेकंड कॉज है वहां पर, जो सेकंड चीज है वो है द अरिस्टोक्रेसी। वहां पर दो तरह की क्लास हमें देखने को मिलती हैं यूरोप के अंदर, द अरिस्टोक्रेट्स एंड द मिडिल क्लासेस। सबसे पहले हम अरिस्टोक्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अरिस्टोक्रेट्स क्या है, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेट्स आपके जो बड़े बिग लैंड ओनर्स होते हैं, जमींदार जो होते हैं, उनको जो है आपका रिच अरिस्टोक्रेट्स कहा गया है, ठीक है। इनके पास खुद की बहुत बड़ी लैंड होती है, खुद की इनके पास ऑन स्टेट्स होती हैं, बहुत बड़ी इनके पास में जमीन होती है। जो लैंग्वेज ये यूज करते हैं बोलने के लिए वो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और टाई ऑफ मैरिज वर्ड मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अरिस्टोक्रेट्स क्या थे यूरोप के अंदर, जनरली वो सेक्शन था जो आपके बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनके पास में बहुत बड़ी जमीन थी, या फिर जिनको किंग का, आप कह सकते हैं किंग या रूलर की तरफ से कुछ प्रिविलेज अपॉर्चुनिटीज मिल रखी थी, कुछ कंसेशंस मिलते थे, वो थे रिच अरिस्टोक्रेट्स। लेकिन ऐसे लोगों की जो जनसंख्या थी यूरोप के अंदर स्पेशली, वो बहुत ही कम थी एज कम्पेयर टू दी अदर पीपल, ठीक है। और ये लोग आपस में ही ग्रुप बनाकर रहते थे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ में किस तरह से कनेक्टेड थे, जैसे मान लीजिए एक रिच एरिस्टोक्रेट ने दूसरे रिच एरिस्टोक्रेट से शादी कर ली, तो इस तरह से मैरिज के थ्रू ये जो लोग ने एक दूसरे के साथ में ग्रुप बना रखा था। तो आपको याद रखना है कि दो तरह की सोसाइटी थी, दो तरह के सेक्शन थे, एक रिच एरिस्टोक्रेट्स और एक न्यू मिडिल क्लास, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन रिच एरिस्टोक्रेट्स के बारे में आपको याद रखना है कि रिच एरिस्टोक्रेट वो होते थे जिनके पास में बहुत सारी स्टेट्स होती थी, जिनके पास में बहुत सारी लैंड्स होती थी, ठीक है, ये रिच होते थे। प्लस इनको कंसेशंस, प्रिविलेज, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड होती थी रूलर की तरफ से, ठीक है। और दूसरा आप कह सकते हैं जो इनका नंबर ऑफ रेशियो है वो कम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ रेशियो इनका कम होता है, स्मॉल ग्रुप होता है। तो ये तो थे कुछ ऐसे दो पॉइंट जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म नहीं था। तो ये वो पॉइंट थे जो एक कह सकते हैं बेसिक ग्रुप तैयार करेंगे आगे जाकर। इन पॉइंट्स की वजह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया। अगर हम किसी पॉजिटिव पॉइंट में पहुंचना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई अगर ये चीज यहाँ पर क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो हमने दो पॉइंट डिस्कस करे कि नेशनलिज्म यूरोप के अंदर क्यों नहीं था, ये हमने पॉइंट डिस्कस करे। आगे हम डिस्कस करेंगे अभी कि जो दूसरी क्लास यहाँ पर थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक नई सेक्शन कम्युनिटीज यहाँ पर देखने को मिली। एक तो अरिस्टोक्रेट्स थे और दूसरे थे यहाँ पर मिडिल क्लासेस, ठीक है। तो एक नया सेक्शन यूरोप के अंदर उभर कर आता है जिसको कहते हैं द मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास यहाँ पर एक नया सेक्शन जो है यहाँ पर आपका उभर कर आता है। अब मिडिल क्लास से ही आप नाम से ही समझते होंगे कि समाज के अंदर रहने वाला वो व्यक्ति जो मिडिल की श्रेणी में आता है, मिडिल की ग्रुप में आता है, उसको हम मिडिल क्लास कहते हैं। लेकिन ये मिडिल क्लास यूरोप के अंदर जनरेट कैसे हुआ, ये नया सेक्शन किस तरह से आया, ये एक न्यू सेक्शन था, ठीक है, जो एमर्ज हुआ। चलिए ठीक है, हमें ये भी पता लग गया कि ये न्यू सेक्शन था जो यूरोप के अंदर एमर्ज हुआ। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था, हाउ, किस तरह से ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण ये था कि यूरोप के अंदर आपका एक प्रोसेस आता है, एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इस नए ओरिजिन क्लास का जन्म होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस आता है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बनती हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो कुछ इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, ठीक है, उसके वो मालिक होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी इंडस्ट्रीज के साथ में कुछ जुड़ते हैं। तो जिस तरह से यूरोप के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, नई नई इंडस्ट्री बनी, वहां पर लोगों को काम पे रखा गया,
प्रोडक्शन हुआ, मार्केट में सामान आया, उस सामान से लोगों को फायदा हुआ, तो तब जाकर एक ये नई सोसाइटी, नई क्लास जो है यूरोप के अंदर एमर्ज हुई। तो इस सोसाइटी का नाम है आपका न्यू मिडिल क्लासेस, जिसका ओरिजिनेट के पीछे का कारण यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से यूरोप के अंदर इस नए सेक्शन का निर्माण हुआ, इस नए सेक्शन का आप कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर ये एमर्ज हुए। ठीक है, और ये बिकम इंडस्ट्रिस्ट। ये लोग क्या कहलाए जाते थे? दे बिकम इंडस्ट्रिस्ट। ठीक है, अगर इंडस्ट्रीज का कोई मालिक है तो उसको ऑब्वियसली हम इंडस्ट्रियलिस्ट ही कहेंगे। ठीक है, अब इन सोसाइटी के बारे में क्या खास बात है? इनकी खास बात यह कि ये एजुकेटेड होते थे। ठीक है, ये एजुकेटेड लिबरल सेक्शन था। ये एजुकेटेड और लिबरल सेक्शन क्यों था? इसके पीछे का रीजन क्या है? अब मान लीजिए ये इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, इससे प्रोडक्शन हो रहा है, सामान आ रहा है, सामान ही मार्केट में लेकर जा रहे हैं बेचने के लिए। ठीक है, उससे उनको मुनाफा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो अपने जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे। एजुकेशन देंगे तो एजुकेशन हमेशा आपको सोचने का, तर्क की पावर देती है। एजुकेशन जो सबसे बड़ी पावर देती है किसी ह्यूमन बीइंग को, वो देती है उसको सोचने की शक्ति। उसकी सोचने की शक्ति को मजबूत करता है एजुकेशन। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है सोसाइटी के अंदर। तो जब इंडस्ट्री सेक्शन, ये जो नया मिडिल क्लास सेक्शन सोसाइटी में उभर कर आया, ये लोग इंडस्ट्री से जुड़े, इंडस्ट्रीज के मालिक बने। ठीक है, इन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना स्टार्ट करा, एजुकेट हुए। तो एजुकेट होने के बाद में इनके जो व्यूज थे वो एमर्ज हुए। इनके अंदर पावर आई सोचने की, इनके अंदर पावर आई कि हम तर्क करें, हम गवर्नमेंट से पूछें, हम रूलर से पूछें कि क्यों अरिस्टोक्रेट्स को आपने इतनी सारी प्रिविलेज अपॉर्चुनिटीज दे रखी है, क्यों रेस्ट ऑफ द सेक्शन को आप इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे हो। तो जो आप कहते हैं कि समाज के अंदर एक तर्क करने की पावर, वो एजुकेशन से मिलती है, और वो इन लोगों को मिली, इसलिए इनको कहा जाता है एजुकेटेड। एजुकेटेड यानी वो समाज के अंदर वो रहने वाला व्यक्ति जो समाज के अंदर रहने वाली गतिविधियों से अवगत है और वो उनसे तर्क करके चीजों को पूछ रहा है। ठीक है, वो हो गया एजुकेटेड। और लिबरल मतलब जो खुले विचारों का है, जो सबकी फ्रीडम के बारे में सोचता है, जो सोचता है कि इक्वालिटी का कंसेप्ट होना चाहिए, जो सोचता है कि सबको राइट्स मिलने चाहिए। तो इनको एजुकेटेड और लिबरल सेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सोसाइटी के ये सेक्शन थे। एंड ये सेक्शन क्या डिमांड करता था? दे डिमांड नेशनल यूनिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये किस चीज की डिमांड कर रहे थे? नेशनल यूनिटी की। ठीक है, ये नेशनल यूनिटी की डिमांड कर रहे थे। एक आप कह सकते हैं पूरे देश के अंदर एकता हो, नेशनल कंसेप्ट हो, लिबरलिज्म हो, इन चीजों की डिमांड कर रहे थे क्योंकि ये एजुकेटेड थे। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो नए नए सेक्शन कौन कौन से थे जो सोसाइटी के अंदर एमर्ज हुए। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका लिबरल नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म को अब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बेसिक रूट डिस्कस किया कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म को हम अब जो है डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं लिबरल वर्ड। ठीक है, ये किसके वर्ड से निकला है? ये लेटिन के वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री, आजाद। ठीक है, तो लिबरलिज्म कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्री। तो फ्री से ही आप समझ गए होंगे किस चीज की बात हो रही है। फ्री यानी फ्रीडम की बात हो रही है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो किस फ्री कंसेप्ट की बात करते हैं? लिबरल नेशनलिज्म। जो यूरोप के अंदर एक नया यूरोप के अंदर जो कंसेप्ट आया लिबरल नेशनलिज्म का, ये लोग कौन थे और किस चीज की डिमांड कर रहे थे? लिबरल नेशनलिज्म आखिरकार यूरोप के अंदर क्या चीज थी? तो लिबरल का मतलब होता है लेटिन से निकला हुआ एक वर्ड जिसका मतलब होता है फ्री। तो ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये जो फ्री वर्ड है ये किस किस चीज की डिमांड कर रहा है? क्या फ्री बोल रहा है ये? ठीक है, कौन सी फ्री चीज की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इक्वालिटी की। ठीक है, ये बात कर रहा है समानता की। ठीक है, इक्वालिटी की बात कर रहा है। और किस चीज की बात कर रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ।
यानी कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे सोसाइटी का वो कोई भी सेक्शन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो हर कोई कानून की नजर में बराबर है। इस चीज की बात कर रहे हैं। और किस चीज की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इसकी बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। और किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है। और किस चीज की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं एंड ऑफ ऑटोक्रेसी की। ठीक है। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या है? लिबरल एक लैटिन से निकला हुआ वर्ड जिसका मतलब होता है फ्री। तो किस चीज की फ्री बात कर रहे हैं? फ्री बात कर रहे हैं इक्वालिटी की। ठीक है, कि हर कोई इक्वल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, देश के अंदर हर कोई इक्वल होना चाहिए। दूसरा किसकी बात कर रहे हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर मतलब लॉ कि ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, कानून की नजर में हर कोई बराबर है। तीसरा बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, यानी अब जो है मोनार्की वाला जो कंसेप्ट है वो अबोलिश होना चाहिए और देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं? अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी सोसाइटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। और किसकी बात कर रहे हैं? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जो भी मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और एक और पॉइंट है इसमें जो मेरे को रह गया, वो है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लोगों की इच्छा से बननी चाहिए। ठीक है। तो जो लिबरल नेशनलिज्म है वो इस चीज की बात करते हैं। आई थिंक ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। अब लिबरल नेशनलिज्म से हम दो चीजों की बात करेंगे, एक पॉलिटिकल स्फीयर की बात करेंगे और एक इकोनॉमिक स्फीयर की बात करेंगे। तो आपने एक बेसिक कंसेप्ट समझ लिया, लिबरल नेशनलिज्म क्या है, किस चीज की बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म। अब इसमें दो स्फीयर हैं, दो सेक्शन हैं, एक है पॉलिटिकल स्फीयर और एक है इकोनॉमिक। तो दो सेक्टर में काम करने की बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म। दो एरिया में बात करते हैं, पॉलिटिकल स्फीयर में और इकोनॉमिक स्फीयर में। तो पॉलिटिकल में तो आपकी क्या क्या चीजें आ गई? पॉलिटिकल में तो आ गई आपकी इक्वालिटी। ठीक है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, ये बात आ गई आपकी पॉलिटिकल स्फीयर में। अब आते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में। तो इकोनॉमिक के फील्ड में किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है? तो इकोनॉमिक स्फीयर में बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ मार्केट की। फ्रीडम ऑफ मार्केट से क्या समझते हैं? फ्रीडम ऑफ मार्केट से मतलब है कि मान लीजिए यूरोप के अंदर उस टाइम पर क्या होता था, मान लीजिए मार्केट है, ठीक है, आप अपना कोई सामान बेचने के लिए गए हैं, तो जो किंग है उसने उसके ऊपर टैक्स लगा रखा है। ठीक है, आप इधर गए, इधर दूसरा टैक्स लगा, इधर तीसरा टैक्स लगा। ठीक है, इधर कोई और दूसरा पर्सन है, अरिस्टोक्रेट्स है, वो टैक्स लगा रहे हैं। तो ऐसे तो आप सिर्फ टैक्स पे करते रहेंगे, जो मार्केट है वो फ्री नहीं है। तो अगर मार्केट फ्री होगी तो एक यूनिफाइड टैक्स होगा जो आप पे करेंगे और आपको जो इतने सारे टैक्स हैं इनको देने से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए ताकि आप अपना सामान आराम से बेच सके। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इकोनॉमिक स्फीयर में जो आपको याद रखनी है, वो याद करनी है वेट एंड मेजर की। वेट एंड मेजर का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूरोप के अंदर एक कंसेप्ट था कि अगर आप मान लीजिए यूरोप के अंदर 5 शहर में जाते हैं, 5 शहर में जो यूनिट है जिससे आप चीजों को नापते हैं, तोलते हैं, वो यूनिट नापने की अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस चीज को अबॉलिश करने की बात करते हैं। ठीक है, ये यूनिफाइड होना चाहिए या फिर आप कह सकते हैं एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए वेट में,
यानी नापने का जो प्रक्रिया है वो हर सिटी या हर स्टेट्स के अंदर एक जैसा होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए हर जगह पर। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया आपका मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमने डिस्कस किया आपके दो क्लास, अरिस्टोक्रेट्स और द न्यू मिडिल क्लास। इसके बाद हमने डिस्कस किया लिबरल नेशनलिज्म। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिज्म, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इससे चैप्टर से रिलेटेड आगे वाले फैक्ट्स। सो स्टिल देन थैंक यू सो मच. I hope you have liked this video. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you very much.